मोर्चा और आप देखना शुरू कर चुके हैं वन इंडिया का खास प्रोग्राम बिहार की बात। बिहार की बात में आज मैं और केशव जी फिर से आपके सामने आए। केशव जी स्वागत है। थैंक यू। आप मेरा स्वागत कीजिए, मैं आपका स्वागत करती हूँ। हम लोग रोज आते हैं बिहार की बात हम एक दूसरे का स्वागत करें। दरअसल इस शो में बिहार की जनता का और दुनिया भर से जो दर्शक इसे देखेंगे उनका स्वागत है। सबका स्वागत है। वाह। तो अभी हम फिर से सीमांचल पे ही बात करने आए हैं और सीमांचल पे बात करने का हमारा आज का मुद्दा सीमांचल फिर से इसलिए है क्योंकि बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह बिहार में डेरा ही जमा के बैठे हुए हैं। 8 दिन में दूसरी बार बिहार पहुंचना। दरअसल डेरा जमा के ओवैसी जी बैठे हुए हैं। ओवैसी जी बैठे हुए हैं। अमित शाह का ये दूसरा दौरा है हफ्ते भर के अंतराल पे। बिल्कुल। तो ये अच्छा मजेदार बात है कि ये दोनों जो बड़े नेता हैं, ओवैसी और अमित शाह, ये दोनों सीमांचल में डटे हुए हैं। इसके रणनीतिक मायने भी हैं और सिर्फ अमित शाह और ओवैसी ही नहीं बल्कि नीतीश जी भी कटिहार का दौरा करने वाले हैं। अच्छा। वो भी सीमांचल का ही हिस्सा है। इतना ही नहीं, खबर तो ये भी है कि तेजस्वी भी कल किशनगंज जाएंगे। मतलब पूरी जो देश की राजनीति है कहीं ना कहीं सीमांचल में बैठ रही है। बिल्कुल, बिहार की राजनीति में कुछ कहावत है, कुछ कहावतें बहुत लोकप्रिय है। एक कहावत जैसे हमने कई बार कहा भी है यहाँ भी कि रोम है पोप का और मधेपुरा है गोप का। वहाँ पर यादव बहुल क्षेत्र होने के नाते गोप से उन्हीं को सांकेतित करते हैं, तो ये कहा जाता है। इसी तरह बिहार में एक और कहावत है कि जिसका सीमांचल उसका बिहार। सीमांचल में जो 4 जिले आते हैं, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, इस 4 जिले की करीब 23-24 सीटें, वहाँ पर जो फतह हासिल करेगा, बिहार में अमूमन उसी गठबंधन की सरकार रही है। ये बहुत लंबे अंतराल से चला आ रहा है, ये कांग्रेस के समय से चला आ रहा है। तस्मुद्दीन साहब किला था वहाँ पर अल्पसंख्यक वोटों का, उसको थामे हुए थे कांग्रेस के लिए। फिर वही तस्लीमुद्दीन साहब आ जाते हैं आरजेडी में, तो फिर आरजेडी की सरकारें बनने लगती है और कालांतर में ये किला ढह गया। वहाँ पर कुछ सीटें नीतीश कुमार को मिलने लगी और क्योंकि वहाँ पर अल्पसंख्यक वोटों की बहुलता है तो वहाँ पर रिवर्स पोलराइजेशन भी होता है और सीमांचल की जो सीटें हैं, सीमांचल क्षेत्र की सीटें जो हैं वो बीजेपी के निशाने पर रही है। तो वहाँ से अभी पिछले चुनाव में एनडीए गठबंधन को 8 सीटें थी। हाँ, एनडीए गठबंधन को जो बढ़त मिली उसमें भी ओवैसी जी का योगदान था। बिल्कुल, बहुत बड़ा योगदान था। इसका डिस्कशन हमने किया था लास्ट एपिसोड में। इसीलिए यह समझ लीजिए कि अच्छा, अमित शाह जहाँ जिस चुनाव की कमान संभालते हैं तो बहुत महीन होमवर्क करते हैं। आप देखिए कि मोदी जी की रैलियां हुई है और अमित शाह की छोटी छोटी मीटिंग्स हो रही है। वो कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, वो बूथ लेवल वर्कर्स तक से मिलते हैं, जाल बुन रहे हैं। और बीजेपी ने इस बार, बीजेपी स्पष्ट में अगर कहूं तो गठबंधन में चुनाव तो जरूर लड़ रही है, लेकिन उनका भी ऑब्जेक्टिव कुछ और है। चुनाव के बाद सबको वो ऑब्जेक्टिव समझ में आएगा। कुछ इशारा दे दीजिए। कह तो रहे हैं चुनाव के बाद सबको वो ऑब्जेक्टिव समझ में आएगा। अब सवाल यह है कि बीजेपी ने इसको वाटरलू की तरह लिया है बिहार के चुनावी जंग को, और ये बीजेपी के लिए करो या मरो का मौका है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि एक बार अगर किसी पार्टी का राजनीतिक पतन हो गया तो फिर से उसका उत्थान नहीं होगा। इस देश में कई बार, ये भारतीय जनता पार्टी है जो 2 सीटों पर आउट हो गई थी, फिर से अभी 11 साल से सरकार में है। वो अटल बिहारी वाजपेयी जी का वो एक इंडिया शाइनिंग वाला आया था दौर और उसमें हार गए थे। उसके बाद 2 चुनाव लगातार हारे, फिर ये भी आ गए हैं। तो राजनीतिक उठापटक चलता रहता है। आज कोई पार्टी उरूज पर है, फिर उसका ढलान आएगा, लेकिन ये चलता रहता क्रम एक अलग बात है। चुनावी रणनीति की बुनावट एक अलग चीज है, उसमें अमित शाह को महारत हासिल है। चलिए मैं पॉइंट पे आता हूं। तो अमित शाह एंड कंपनी ने वापस जाके इसका विश्लेषण किया होगा। दे वेंट बैक ऑन टू द ड्राइंग बोर्ड। पिछले चुनाव में क्या कमी रह गई। मुझे जहां तक सूचना मिली है कि वो सीटें जहां पर कसमकश थी, जो नजदीकी मार्जिन से हारे थे, स्ट्रेटेजिक रीजन से हारे थे, उसकी लिस्ट तैयार की गई है। सीमांचल की 24 सीटें उसी लिस्ट में है। इसलिए अमित शाह का जबरदस्त फोकस सीमांचल की सीटों पर है और ओवैसी का जो इसमें इस चुनाव में रोल है वो बहुत ही क्रिटिकल होने वाला है। कितनी सीटें एमआईएम जीतेगी चर्चा का विषय यह नहीं है।
एमआईएम की वजह से महागठबंधन को कितनी सीटें हारनी पड़ेगी और एनडीए को कितनी सीटों पर जीत मिलेगी, बहस का मुद्दा ये है। इसीलिए आज ओवैसी जी पिछले 4-5 दिनों से सीमांचल में डेरा जमाए बैठे हैं और अमित शाह भी आज सीमांचल का ही दौरा कर रहे हैं और जो 2 अन्य नेताओं की, नीतीश जी की और तेजस्वी की बात हुई, ये भी सीमांचल में जाएंगे। सब एक साथ वहीं बैठे। बिल्कुल। मतलब बिहार में जितना ज्यादा मिर्च और मसाला है अभी सीमांचल से ही निकल के आ रहा है और आने वाले दिन में और ज्यादा निकलने वाला है। बिल्कुल। और देखिए मजेदार बात यह है कि सीमांचल जिसकी बात आप कह रहे हैं, अगर मिर्च मसाला की बात करें तो मैं थोड़ा फूडी भी हूँ, तो सीमांचल का जो भोजन है वो थोड़ा ज्यादा मसालेदार भी होता है। आपने मिर्च की बात कही, मसाले की बात कही, मसाला तो ये हो गया। और कटिहार का तो एक विधानसभा क्षेत्र ही पड़ता है मिर्चाई बाड़ी। लीजिए, तो मिर्चाई बाड़ी से कौन सी तीखी लाल मिर्च निकलने वाली है तो चुनाव में पता चलेगा, रिजल्ट आने में पता चलेगा। लेकिन जैसे कि ओवैसी जी हैं, मैं इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर दूं, लाल मिर्च का तो जमाना चला गया, लेकिन हरी मिर्चें जरूर निकल रही थी सीमांचल वो से। तो अभी ही निकल रही हैं। हाँ, लेकिन अब ये हरी मिर्च केसरिया होने लगा है, ये दिक्कत अभी आप वाली बात हरी हो मिर्च सकती है। केसरिया बोल रहे हैं, आप ओडियंस ओवैसी जी के खिलाफ नहीं सुनना चाहती है, आपको मालूम है ये चीज। आप ये बताइए कि ओवैसी जी कितनी सीटें और जीत सकते हैं इस बार, 5 से कितनी बढ़त बनाने वाले हैं? देखिए, मैं इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं हूँ। अगर मैं ये कह दूं कि ओवैसी सीमांचल की सभी 24 सीटें जीतेंगी तो अतिशयोक्ति होगी। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आज भी महागठबंधन के खाते में साइजेबल नंबर ऑफ माइनॉरिटी वोट्स हैं और लालू जी का MY समीकरण जो है वो अभी ध्वस्त नहीं हुआ है, पिछले चुनाव तक भी ध्वस्त नहीं हुआ था। लेकिन अब ओवैसी कितनी शिद्दत से लड़ते हैं, कौन उम्मीदवार होता है, पिछले बार का हिसाब देख लीजिए। ओवैसी जी 5 सीटों पर विजयी हुए थे, मतलब ओवैसी की पार्टी विजयी हुई थी। लेकिन नतीजा क्या हुआ? 1 रह गए उनके खाते में, 4 चले गए आरजेडी में। तो अल्पसंख्यक वोटों का झुकाव, अल्पसंख्यक नेताओं का झुकाव या अल्पसंख्यक समुदाय का झुकाव लालू जी की पार्टी की तरफ है, इस बात से इनकार नहीं किया जा लेकिन सकता है। आप क्योंकि बिहार चुनाव, आप खुद बिहार से हैं, आप बिहार चुनाव को बहुत बारीकी से उस पर नजर रखते हैं। तो पिछली बार आपने देखा जब चुनाव हो रहा था तो सारे नेता बिहार अमूमन हर बार पहुंचते हैं। तेजस्वी के मेहनत, ये जो ओवैसी है, इनके मेहनत में, पिछली बार की मेहनत में और इस बार की मेहनत में आपको कुछ डिफरेंस दिख रहा है? नहीं, तेजस्वी अच्छा, ओवैसी की बात आप कर रहे हैं। तेजस्वी तो जैसा मेहनत पिछली बार करते उससे ज्यादा ही मेहनत इस बार कर रहे हैं, उनको भी ये मलाल है। अच्छा, तेजस्वी, मैं ओवैसी पे आऊंगा, पहले तेजस्वी के बारे में बोल दूं। तेजस्वी को भी यही मलाल है कि अगर सीमांचल में वो 5-10 सीटें और जीत गए होते तो मुख्यमंत्री होते आज बिहार के, इसीलिए उनका भी फोकस सीमांचल पे है। कुल मिलाकर बिहार चुनाव में ये जो 24 सीटें हैं, 4 जिले हैं, ये स्पॉटलाइट में रहेंगे, अभी से हैं, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। अब आते हैं ओवैसी जी के बात पे। ओवैसी को पिछली बार जब वो अपनी पार्टी को उन्होंने बिहार के चुनाव में उतारा था तो कोई अंदाजा नहीं था। वो एक तरह से वाटर गेजिंग कर रहे थे कि कहाँ पर कितना पानी है। 5 सीटें वो जीते थे, बहुत बड़ी जीत थी। पहली बार कोई पार्टी, हैदराबाद की पार्टी बिहार में चुनाव लड़ रही है, 5 सीटें जीतती है। अच्छा, उसी चुनाव में देखिए ओवैसी जी का गठबंधन किनसे था? उपेंद्र कुशवाहा से। उस टाइम में RLSP थी, अभी राष्ट्रीय लोक मोर्चा हो गई है। उपेंद्र कुशवाहा को 1 सीट नहीं मिलती है, ओवैसी जी को 5 सीटें मिल जाती है। उपेंद्र कुशवाहा के साथ साथ गठबंधन में बहन मायावती भी थी, बसपा। हाथी छाप पर 1 उम्मीदवार जीतता है और ओवैसी जी के 5 जीत रहे हैं। पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की बहन मायावती, उनकी पार्टी बसपा पहले से भी बिहार में चुनाव लड़ती रही है, 1 सीट जीतती है। ओवैसी की पार्टी 5 सीट जीतती है। तो पहला जो मौका था वो बहुत अच्छा था उनके लिए, जीत अच्छी मिली, लेकिन 4 विधायक उनके कांग्रेस में चले गए, माफ करें, आरजेडी में चले गए। अब एक बोलते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता है। अब ओवैसी जी अपने उम्मीदवारों का चयन भी बहुत सावधानी से करेंगे, ताकि देखिए एक 2 लोग चले जाएं, दूसरी बात है, आप देखिए कि 5 में से 4 चले गए, 80% लोग चले गए दूसरी पार्टी में, उनके हाथ में कुछ रह ही नहीं गया। तो ऐसे लोगों को नहीं मौका देना चाहेंगे जो मौका परस्त हो, जो पार्टी के लिए लॉयल होंगे। मेरे ख्याल से इस बार उनकी चयन प्रक्रिया में ऐसे लोग के होने की संभावना है। और इस बीच धर्मेंद्र प्रधान भी वहाँ बिहार में उनको प्रभारी बनाया गया है। तो बीजेपी के चाणक्य और चाणक्य के चाणक्य सब बिहार में ही हैं। ओवैसी बिहार में है, तेजस्वी बिहार में है। कहने का मतलब है कि बिहार में
नहीं नहीं, बिहार का तो चाणक्य से पुराना रिश्ता है ना, तो सारे चाणक्य चाणक्य तो बिहार में बिहार के जाएंगे। ही है। नहीं, ये भूल है, चाणक्य बिहार के नहीं थे, ये हिस्ट्री दुरुस्त करना होगा। चलिए इस पे चाणक्य अलग से बिहार मगध आए थे, चाणक्य मगध के थे नहीं। चलिए मगध की राजनीति में लेकिन चाणक्य चाणक्य का का हाथ तो हाँ सबसे बिल्कुल, बड़ा है, और राजनीति तो दरअसल उन पर बिल्कुल मगध को चाणक्य ने मगध बनाया, ये बिल्कुल। बात सच है। चंद्रगुप्त ने मगध को मगध बनाया ना। जो मगध का गौरव था, जो पाटलिपुत्र का गौरव था, नंदवंश के साथ जो समाप्त हो रहा था, वो वापस चंद्रगुप्त ने लौटाया। बिल्कुल। और इसमें चाणक्य की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, महती भूमिका तो है। यहाँ से आप कहना चाहते हैं कि इस बार भी चाणक्य बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हर निभा हर सकते चुनाव हैं। में, हर चुनाव में बिना आज आप ऋचा इतने दिनों से काम भी कर रही हैं, और आप भी बिहार से आती हैं, बिहार के बारे में और जो कुछ भी कहा जाए, लेकिन पॉलिटिकल अवेयरनेस बिहार के लोगों में होती है, इससे इनकार नहीं किया जा बिल्कुल, सकता है। वो इनबॉर्न है। तो आप बताइए कि कोई भी ऐसा चुनाव आपने सुना होगा बिहार में जो बिना चाणक्य के नाम के खत्म हुआ होगा? वो एक भी तो हो चुनाव। ही नहीं सकता है। तो इस बार बीजेपी की भी चाणक्य लगे हुए हैं, और उन चाणक्य के भी कि चाणक्य लगे हुए हैं। तो वही ये बड़ी बात है ना, क्योंकि चाणक्य ने भी अपना चाणक्य उतारा है, चाणक्य खुद भी वहां पहुंचे हैं, तो मामला जो है बहुत टक्कर बहुत नहीं, अच्छी होने वाली बिल्कुल है। बिहार को बीजेपी वाटरलू मान के चल रही है, इस पार या उस पार। अब की बार, अब जो भी चलिए गैस वहां गैस पे वो सरकार, आप भर हाँ, लीजिएगा। हालांकि गठबंधन में जहां तक सहजता की बात है, एनडीए की एक विशेषता रही है, वो अपने अंतर विरोधों को बहुत ही स्मूथली हैंडल करते हैं और उसको समायोजित कर लेते हैं। दूसरी तरफ महागठबंधन की यही सबसे बड़ी वीकनेस है, तितर बितर हो जाती है वो जैसे ही अंतर विरोध शुरू होते हैं, वो पता नहीं उस पर क्या और ज्यादा प्रहार करते हैं, वो बिखर जाता अभी है। तो लालू जी के घर में खुद बहुत ज्यादा अलगाववाद दिख रहा है, इस पर हम अलग से बातचीत करेंगे किसी दिन। देखिए मतलब बेटा भी बड़ा अलग हो चुका है, बिल्कुल बेटी का भी बिल्कुल, वैसी ही बात ये है। विषय है, इस पे हम जरूर चर्चा करेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। बस उसकी एक कह सकते हैं ट्रेलर इसमें ऐड कर देते हैं। दरअसल जहां भी राजनीतिक परिवार होता है ना, वहां पर परिवार में कलह होना ही है। तो राजनीतिक परिवार है तो वहां भी कलह होता है, चाहे दक्षिण में आप डीएमके का परिवार ले लीजिए, पश्चिम में आप शिवसेना परिवार ले लीजिए, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी का परिवार देख लीजिए, या फिर बिहार में अभी तो लालू जहाँ परिवार में हो परिवार रहा है। कमजोर पड़ता है वहां पे राजनीति में भी तो बदलाव आ जाता है, फिर वो दूसरी पार्टी को कहीं ना कहीं उसका फायदा तो मिलता ही है। नहीं, वो अलग बात है। सब मतलब कोई भी राज्य या किसी भी राज्य की राजनीति किसी एक दल की बंधक नहीं है। वो तो है, लेकिन वो तो पकड़ बदलता तो उस दल का ज्यादा है। अभी आज भी लालू जी नहीं बिहार में बहुत क्षेत्रीय पार्टियों का ये चरित्र ही है, या ऐसा कह सकते हैं कि दुर्भाग्य ही है। उन्हें चाहे अनचाहे परिवारवादी पार्टी, वंशवादी पार्टी होना ही पड़ता है। तो उनके इसीलिए तो, क्योंकि पार्टी बड़ी है, पूरा परिवार ही नेताओं का परिवार में हर व्यक्ति कोई एमपी एमएलए कुछ ना कुछ है अगर, और अगर आपस में फूट है, पार्टी तो एक ही है, अगर परिवार से अलग देखी जाए तो इस फूट का फायदा तो सामने वाली पार्टी को मिलेगा वो ही। होता रहता है। और देखिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि वंशवादी पार्टी हो वही टूटती है, दूसरी बड़ी बड़ी पार्टियां भी टूटी है। सीपीआई जैसी पार्टियां, अभी हम उसके महाधिवेशन से होकर आए हैं, कितनी बार टूटी है, कई टुकड़ों में बट गई है, तो उसमें तो कोई वंशवाद नहीं है, तो फायदा तो मिलेगा, कोई साम्राज्यवाद भी नहीं है। सामने वाली पार्टी को फायदा तो मिलेगा अगर टूट पड़ेगी तो। हाँ, अब सवाल यह है कि पार्टी में टूट है या नहीं है, यह अभी सरफेस नहीं हुआ है। दूसरी बात, अगर टूट भी है तो आप अगर मान लीजिए कि रोहिणी आचार्य की बात कर रही हैं, रोहिणी आचार्य आरजेडी परिवार से अलग हो जाती है तो कितने वोटों को प्रभावित करेंगी? हाँ, वो अलग। देखिए, आज तेजस्वी हो, तेज प्रताप हो, रोहिणी आचार्य हो या मीसा भारती हो, बिहार में आरजेडी को आज भी वोट मिलता है तो लालू जी के नाम पर वोट मिलता है। लालू जी को भले आप आरजेडी के पोस्टर पर नहीं देखें, लेकिन आरजेडी की आत्मा में लालू जी हैं। और जिस दिन लालू जी ने किनारा कर लिया आरजेडी से, उस दिन आरजेडी की जो मार्केट वैल्यू है वोट के मार्केट में, वो बहुत ही नीचे आ जाएगी। तो इसलिए अभी ये हम मान के चले हैं कि तेजस्वी का कुनबा लालू जी के साथ है, या लालू जी तेजस्वी के कुनबे के साथ हैं। आरजेडी तेजस्वी की है, आपको मानना पड़ेगा। और इसलिए आरजेडी का जो कैडर वोट है, या उनके समर्थक वोट है, या एमवाई समीकरण वाले वोट हैं, ये मेरे ख्याल से बड़ी संख्या में अभी भी आरजेडी के साथ ही, तेजस्वी वाली आरजेडी के साथ ही रहेंगी। आगे देखा जाएगा, इस चुनाव में परीक्षा हो जाएगी कि तेज प्रताप अब अलग हुए हैं, वो कितना वोट ले आते हैं। रोहिणी आचार्य अपने कलर्स दिखा रही हैं, अपनी बगावत दिखा रही हैं, देखते हैं कुल मिला के चुनाव में रंग बहुत सारे दिखने वाले हैं। तेजस्वी, तेज प्रताप, दो भाई अगर अलग हो रहे हैं, अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। अब आगे अगर भाई भाई मिल जाते हैं तो वो अलग बात है, अभी तो अलग अलग लड़ रहे हैं।
और इसके अलावा सीमांचल में जो महत्वपूर्ण यात्राएं चल रही हैं, सब सीमांचल में बैठे हुए हैं, सबका कुछ ना कुछ एक निचोड़ निकल कर आएगा और जो भी आएगा वो हम आप तक फिर पहुंचाएंगे। इसी बिहार की बात में हम दोनों यहीं बैठेंगे और आपको बताएंगे। और ये भी बताइएगा कि आप आगे की चर्चा किस पर सुनना चाहते हैं। आज के बिहार की बात के इस एपिसोड में इतना ही। कुछ ऐड ऑन करना है सर? नहीं, बस इतना ही। और ऐड ऑन ये करना है कि अगली बिहार की बात आप किस विषय पर सुनना चाहते हैं, ये भी कमेंट बॉक्स में लिख कर हमें बताएं। बिल्कुल। देखने के लिए शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.